आपका लोकविद। तो टॉपिक आपका क्या है? लोकविद की प्रकृति, है ना जी। लोकविद की प्रकृति। लोकविद की प्रकृति के विवेचन हेतु यह जानने के प्रयास किया जाता है कि लोकविद विज्ञान है अथवा कला। याद रखिएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन कि लोकविद की प्रकृति विज्ञान है अथवा कला, इसे परिभाषित करें। तो विज्ञान की अगर बात करेंगे कि लोकविद आखिर विज्ञान है या कला, तो विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान ज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, विज्ञान ज्ञान का वह शास्त्र। अगर कुछ शास्त्री या आपका स्टेटमेंट होगा हाँ सर लोकविद एक प्रकार का विज्ञान है, तो अगर विज्ञान है तो ज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन निरीक्षण, प्रयोग एवं विश्लेषण पर आधारित होता है। ध्यान दीजिए, यह अध्ययन निरीक्षण, प्रयोग एवं विश्लेषण पर आधारित होता है। इस तरह के अध्ययन के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं या निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका स्वभाव वैज्ञानिक होता है, और इस आधार पर लोकविद को विज्ञान कहना अनुचित नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि ज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन निरीक्षण, प्रयोग, विश्लेषण पर आधारित होगा। इस तरह के अध्ययन के आधार पर जो नियम बनाए जाएंगे या निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनका स्वभाव वैज्ञानिक होता है, और इस आधार पर लोकविद को विज्ञान कहना अनुचित नहीं होगा। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि लोकविद एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है बल्कि एक आश्रित विज्ञान है। देखिए अब यहीं से एक क्वेश्चन उठा कि लोकविद तक ठीक है मानते विज्ञान है, तो विज्ञान है तो स्वतंत्र विज्ञान है या आश्रित विज्ञान है? तो आश्रित विज्ञान है। अब आपको यहाँ पीटी लेवल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कि लोकविद क्या है? विज्ञान, कला, बोध, नन ऑफ दीज। बात समझ क्या करना चाहते, ठीक है, या स्वतंत्र विज्ञान, आश्रित विज्ञान, बोध, नन। तो आश्रित विज्ञान, तो आश्रित विज्ञान है तो क्यों है? क्योंकि इसका अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। देखिए आश्रित विज्ञान क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, यह उन पर आश्रित है। क्योंकि लोकवित्त बोले तो राजस्व, और राजस्व बोले तो राजा का धन, मुखिया का धन, सरकार का धन। तो कहीं ना कहीं वो अर्थशास्त्र और कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र से संबंध हुआ। ये नहीं आप बोलोगे सर कैसे लोकवित्त, बोले तो सिर्फ अर्थशास्त्र से संबंध होगा, राजनीति शास्त्र कैसे? तो लोकवित्त का अर्थ राजस्व भी होता है, और राजस्व का मतलब राजा का धन, सरकार का धन। तो बताइए क्या पूरी तरह से राजनीति शास्त्र से भी संबंधित हुआ या नहीं? तो हुआ। इसका मतलब लोकवित्त एक प्रकार का स्वतंत्र विज्ञान है या आश्रित विज्ञान? आश्रित विज्ञान। विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, और आप देखोगे एक है आदर्श विज्ञान। एक क्या है जी? आदर्श विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान बोले तो, प्राकृतिक विज्ञान बोले तो नेचुरल साइंस, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ये नेचुरल साइंस ही लिखा हुआ, तो हिंदी इंग्लिश ये हो गया, ठीक है, उसको थोड़ा सही कर लेंगे। और आदर्श विज्ञान बोले तो नॉर्मेटिव या आइडल साइंस। तो नेचुरल साइंस, नॉर्मेटिव, ठीक है, या आइडल साइंस। तो प्राकृतिक विज्ञान में हम वास्तविक एवं वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं। देखिए अगर प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो रियल है
उस वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं कि वह क्या है, इसका उत्तर देते हैं। तो देखो नेचुरल विज्ञान में हम क्या करते हैं, उस वस्तु का अध्ययन करते हैं और यह अध्ययन करते हैं कि वह क्या है और उसका उत्तर देते हैं। बोले जी, अगर हम राजस्व की अगर बात करेंगे तो क्या वहां पर हम फोकस करते हैं राजस्व क्या है, उसका उत्तर देने का काम करते हैं कि नहीं, अच्छा राजा का धन है, सरकार का धन है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, या हिंदी में लोक वित्त का है तो लोक वित्त बोले तो जनता का धन, लेकिन जनता का धन, और वहाँ उसको हम घुमा फिरा कर राजस्व बोले तो राजा का धन को डिफाइन करके निकल रहे हैं। तो जनता का धन होगा, लेकिन जनता का धन होगा लेकिन वो मेनली किसके लिए, सरकार के लिए, जो कि लास्ट क्लास पूरी तरीके से डिस्कस हमने कर दिया था। तो कहा जा रहा है कि वह क्या है, इसका उत्तर देता है, परंतु क्या होना चाहिए इससे इसका संबंध नहीं है। वास्तविक विज्ञान उस दीप स्तंभ की तरह है, वास्तविक विज्ञान उस दीप स्तंभ की तरह है जो जहाज को रोशनी दिखाता है और इंगित करता है कि यहाँ चट्टान है, परंतु यह नहीं बताता है कि जहाज हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस तरह आदर्श विज्ञान, देखिए प्राकृतिक विज्ञान के लिए यह उस स्थिति का, वस्तु की स्थिति का अध्ययन करता है, क्या है उसका उत्तर देता है, क्या होना चाहिए उसके बारे में बताता है। क्लियर है ना जी? अच्छा, इसका मतलब प्राकृतिक विज्ञान दीप स्तंभ की तरह है जो जहाज को रोशनी दिखाता है, उस कार के हेडलाइट की तरह है जो रात में चलता तो है लेकिन बिना लाइट के वो नहीं चल पाएगा। क्या जी? तो छोटा सा एक लाइट पूरी तरीके से रास्ता दिखाते चलता है और उसके आधार पर हम अपनी कार या ट्रक या बाइक को अंधेरे रास्तों में भी दोहराते हुए चलते हैं। बीच जहाज में भी हम लोग उस छोटे से रोशनी के आधार पर हम लोग अपने जहाज को दोहराते हुए चलते हैं। क्या जी? ये ना होता है कार ट्रक चला रहे हैं तो कार डाइवर्सन है, कार ठोकर है, पता चलता रहता है। जहाज को दोहरा रहे हैं तो अब लोग सर वहां तो कुछ नहीं, कैसे नहीं, छोटे मोटे चट्टान होंगे, आइलैंड होंगे, नहीं दिखेगा तो टाइटैनिक जैसा हाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं। अच्छा, तो कहा जा रहा इस तरह आदर्श विज्ञान, देखिए प्राकृतिक विज्ञान समझ में आया, इस तरह आदर्श विज्ञान ज्ञान का वह पुंज होता है जिसका संबंध आदर्शों को स्थापित करना होता है। वह पुंज होता है जिसका संबंध आदर्शों को स्थापित करना होता है। इस दृष्टि से दोनों विज्ञानों में वस्तु स्थिति तथा आदर्श का अंतर है। ठीक है? तो लोकवित्त के अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन दोनों दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है? है ना? अच्छा, अब आप देखोगे कि यहां पर हमने पूरी तरह से क्या फोकस किया, विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या होता है वो पूरा फोकस किया। साथ ही साथ ये भी देखा कि विज्ञान दो प्रकार का है, प्राकृतिक विज्ञान और एक आदर्श विज्ञान। यही ना है जी? अब यहां पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, अगर कला है, अगर लोकवित्त कला है, जाहिर सी बात है एक आप देखोगे अगर विज्ञान है तो कर्मानुसार होना चाहिए। और हाँ, सरकार अगर टैक्स वसूलती है तो एक सीक्वेंस में कर्मानुसार वसूलने का काम करती है कि नहीं? इसको ऐसे समझिए ना, अगर वो कला है तो जाहिर सी बात है आप देखोगे पहले के लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पसंद नहीं करते थे। क्यों? मैं अपना इनकम का हिस्सा सरकार को क्यों दूं? लेकिन अभी देना पसंद करते। तो क्या एक तरह का कला हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। तो वहां पर सरकार ने भी ये सोचा कि अगर हम उसके इनकम का कुछ हिस्सा ले रहे हैं तो उसके इनकम का स्रोत तो बनाया जाए। बोले बोले नहीं। आप देखोगे कि किसानों से पूरा दम भर टैक्स लिए जाते थे, लेकिन ना ही कोई सुविधा
बाढ़ वाले दिनों में बह जाते थे पूरा खेत, और अकाल वाले सुखाड़ वाले दिनों में पूरा सूख जाते थे पूरा खेत। लेकिन अभी बताइए, सरकार के द्वारा बड़े बड़े डैम बना दिए गए। उस डैम के बनाने से ना ही अब बाढ़ वाले सिचुएशन में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और ना ही सुखाड़ वाले दिनों में अकाल या सूखे की स्थिति पड़ती है। वो पानी का स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पानी पीने योग्य पानी की उपलब्धता दी जा रही है, बोटिंग शूटिंग दिए जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, फिशिंग सेंटर बना दिए गए हैं। बात को समझिए। अब बताइए, तो इस तरह का फैसिलिटी, तो क्या उन किसान और किसान के साथ बहुत सारे अन्य लोगों की भी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो जब बढ़ी तो वो भी टैक्स देना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है। आप जिस घर में रहते हो, आप घर का स्थिति में सुधार करेंगे, बात ऐसे समझिए ना। लेकिन मान लीजिए 4-5 भाई आप लोग गोतिया हैं, तो देखो जहाँ समूह में लोग रहते हैं ना, वहाँ का घर का स्थिति में जल्दी सुधार नहीं होगा। क्यों? अरे वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो हम कर वो नहीं कर रहा, देख लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पर बाबूजी 4-5 बेटों के इनकम का एक समथिंग ले लेते हैं कि तुम लोग जमा करो भैया, तुम्हारे पास कम इनकम है, जितना इनकम है तुम इतना अमाउंट जमा करो, तुम्हारे बच्चे का पढ़ाई लिखा है, घर का हुलिया सब हम सुधार देंगे। बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको 50,000 कमा रहा, कोई 20,000 कमा रहा, एक अमाउंट कर दे भाई 4,000 तुमको देना है, और तुम्हारे पास कम इनकम है तो बढ़ाओ। बात समझिए। तो बताइए, क्या एक तरह का ये इस चीज को हम अपने परिवार में भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, किसी भी मोहल्ले में अगर मंदिर मस्जिद अगर बनता है तो कोई एक परिवार नहीं, सारे परिवार मिलते हैं, कोई मुखिया बनाया जाता है। अपने देश की बात की जा रही है तो उस मुखिया के रूप में सरकार होंगे कि नहीं? बात को समझिए क्या कहना चाह रहे। तो वहां यह एक तरह का कला भी है, और कला ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है। किसी बात का ज्ञान तो विज्ञान है, और इस ज्ञान को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जब नियम बनाए जाते हैं तो उसे कला कहते हैं। इस तरह किसी कार्य को रोकने के लिए व्यवहारिक नियमों को बताना ही कला है। इस दृष्टि से लोकविद कला भी है। यह कला का रूप उस समय धारण कर लेता है, यह कला का रूप उस समय धारण कर लेता है जब किसी देश की सरकार विविध स्रोतों से प्राप्त अपनी आय को इस प्रकार व्यय करने का निश्चय करती है ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। देखो जी, बात को समझिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए कि लोकविद एक तरह का कला है, इसको परिभाषित करें, तो क्या इन सारी पॉइंट को आप परिभाषित करने का काम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं कि कला ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप होता है। बात को समझिए। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के था इन्हें लिखना, तू मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए, नहीं। आपको जो लिखना सटीक लिखना है, कम लिखे अच्छा लिखे, नहीं तो 2000 वर्ड भी कम पड़ेंगे, और सटीक नहीं लिखे तो 100-200 वर्ड भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो कला ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है। क्लियर है? ठीक है। तो कहा जाए सामाजिक कल्याण, इसका मतलब पूरी तरीके से सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके, उस बात पर पूरी तरीके से खर्चा बात किया जा रहा है कि नहीं? अगर राजस्व धन हो रहा, लोकवित्त बोल राजस्व धन, राजा का धन, तो वो उस धन का व्यय होगा कि नहीं? और व्यय होगा तो किस लिए होगा? सामाजिक कल्याण के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण के लिए। देखो कितने सुधार हो रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, रोजगार के लिए व्यवस्था दी जा रही है, स्किल लोगों को दी जा रही है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ठीक है ना, जो कम पढ़े लिखे हैं, नौकरी सबको नहीं मिलती सरकारी नौकरी, लेकिन स्किल आपके पास है तो बताए आप उस स्किल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? अपना जीविका चला सकते हैं, अपनी आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। बोलिए, सरकार के थ्रू कई प्रकार के ऋण दिए जा रहे हैं, व्यवसाय ऋण, मछली पालन ऋण, मुर्गी पालन ऋण, अंडा ऋण। बात तो समझिए क्या कहना चाहे।
तो क्या कहीं ना कहीं इसके लिए क्या कोई ऐसा योग्यता निर्धारित किया गया कि पीएचडी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं। 8-10 पास भी है, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, कम से कम आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन का ट्रेनिंग सरकार के द्वारा कीजिए और उसके आधार पर लोन लीजिए, अपना दिखाइए और आय का स्रोत बढ़ाइए। बोलिए, आप तो समझिए क्या करना चाह रहे। तो ये बहुत जरूरी है। आज शिक्षित अपने नज़र को घुमाकर देखिए, बहुत सारे शिक्षित अच्छे से अच्छे शिक्षित व्यक्ति अच्छे से अच्छे आय के स्रोत लिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे क्या हैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में वो भी बेकार किए हुए। तो सरकारी नौकरी के चक्कर में तो ये कहना भी गलत होगा कि बेकार किए हुए हैं। वहां मेन होता गाइडलाइंस। आप सरकारी नौकरी भी लेते हैं तो कब? जब एक सही गाइडलाइंस मिले, एक सही मेहनत हो, एक स्मार्ट वर्क हो। बोलो जी। और स्मार्ट वर्क हो, उसके बाद देखिए सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पर फोकस नहीं करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग तो ना रहे हमको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन कोई मेहनत नहीं हो रहा, तो वो कहां से मिलेगा? एज पर एक्सपायर। तो अगर एज एक्सपायर हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके बाद निराश नहीं होने का, बहुत सारे द्वार आपके लिए खुले हैं। बहुत सारे सरकारी नौकरी फोकस करें, हाँ दम भर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला फोकस हम लेकर रहेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 99% आपका मेहनत, 1% आपका किस्मत। 99% मेहनत, लेकिन अगर बहुत सारे लोग उलट देते 99% किस्मत 1% मेहनत, अरे मिलने का रहेगा तो मिल भी करेगा। नहीं, गॉड गिफ्टेड नहीं है, बहुत कम ही ऐसे लोग देखने को मिलेंगे कि थोड़ा सा मेहनत किस्मत साथ देते हैं, निकल गया ना। तो यहाँ उल्टा होना चाहिए, 99% मेहनत 1% किस्मत पर फोकस करना, उसके बाद देखिए। तो जो भी रहे, तो आप देखो सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए सरकार का यह भी दायित्व हो जाता है कि राजकोषीय नीति का इस तरह प्रयोग करे ताकि समाज में धन एवं आय के वितरण को समाप्त किया जा सके। तो इस निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है कि लोकविद विज्ञान तथा कला दोनों हैं। जब हम सार्वजनिक आय एवं व्यय के सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन करते हैं तो यह लोकविद का वैज्ञानिक पहलू होता है, और जब इन सिद्धांत नीतियों का प्रयोग सरकार की वित्तीय समस्याओं का हल करने में किया जाता है तो वही लोकविद का कलात्मक पहलू हो जाता है। ठीक है।